लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बाय न्यूटन। ओके, जो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? न्यूटन ने दिया था। इजाक न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ओके, इस ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, एक फोर्स से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, अब क्या होते हैं, यूनिवर्स पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये जो यूनिवर्स पे सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो भी ग्रेविटेशन फोर्स से ही क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब ये जो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो यूनिवर्स के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन सभी के ऊपर ये जो लॉ होता है वो अप्लाई होता है। इसीलिए इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स का यूनिवर्सल लॉ। ओके, और ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। क्लियर? अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। इसके अंदर यही बताया है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स का जो यूनिवर्सल लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हर ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स के ऊपर, हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे हर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ एक फोर्स से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। क्लियर? अब ये जो फोर्स होता है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मास। मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, जो एक तरह का क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या होता है, उन ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, मास को बढ़ाएंगे। सपोज आपने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, उसमें से यदि आपने किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास भी बढ़ा दिया है तो क्या होगा कि मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, मास के अकॉर्डिंग जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स जो है वो मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि यदि आपने ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो होता है उसका मतलब उसके ऊपर क्या होगा, डायरेक्ट इफेक्ट होगा। मतलब मास यदि बढ़ाया है तो फोर्स भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दूसरा, ये जो यूनिवर्सल लॉ जो था ना उसका ये पहला वाला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, जो दो ऑब्जेक्ट या यूनिवर्स के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में लगता है, और ये जो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है उन ऑब्जेक्ट के जो बीच में जो डिस्टेंस जो होती है उसके भी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अपोजिट। मतलब यदि आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बीच में क्या बढ़ा दिया आपने, डिस्टेंस को बढ़ा दिया। क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो उसमें क्या हो गए, ऑब्जेक्ट जो हो गए वो एक दूसरे से दूर दूर हो गए। तो उनके मतलब जो उनकी जो कैपेसिटी होगी ना दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचने की, तो वो क्या हो जाएगी, उसको कम फोर्स से क्या करेंगे, वो खींच पाएंगे। तो मतलब यदि आपने ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कर दिया है, डिस्टेंस को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, तो उनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशन फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा। क्लियर? यही है यूनिवर्सल लॉ के ऑफ ग्रेविटेशन के दो स्टेटमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। क्लियर? अब हम देख लेते हैं कि जैसे यहाँ आपको दो ऑब्जेक्ट के रूप में हमने लिया है, एक सन लिया है जिसका मास है कैपिटल एम, और यहाँ पे अर्थ ली है जिसका मास है स्मॉल एम। जो अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ क्या करती है, मतलब एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या करती है, चक्कर लगाती है। क्लियर? अब यहाँ पे ये बताया गया है कि इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। अब ये जो सन जो होती है, सन जो है जिसका मास कैपिटल है जो क्या कर रही है, अर्थ को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, F1 फोर्स का नाम दिया है। इसी तरीके से जो अर्थ होती है वो भी क्या करती है, सन को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है जिसको हम बोलते हैं F2। मतलब कहने का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग ही क्या होते हैं, हर ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मतलब इसमें ये बताया गया कि सन भी अर्थ को खींच मतलब फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है अर्थ के ऊपर, और अर्थ भी जो है वो सन के ऊपर क्या करती है, ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है। लेकिन ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसकी वजह से क्या होते हैं, ये अपने अपने ऑर्बिट, मतलब अर्थ जो होती है वो अपने ऑर्बिट के अंदर क्या करती है, चक्कर लगाती है। क्लियर? तो अब हमें क्या निकालना है कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स जो है, मतलब ये सन का ग्रेविटेशन फोर्स है,
ये अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स है। इसकी जो वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आया कि हमने बताया कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F1 और F2 किसके बराबर होते हैं, जो दोनों ऑब्जेक्ट का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब कैपिटल एम और स्मॉल एम का जो प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों के मास का मल्टीप्लाई के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर। और दूसरी बात ये हमने बताई थी कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस जो क्या है स्मॉल आर है उसके भी स्क्वायर के मतलब क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे हमने इस पिक्चर से समझा है कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है उसमें ये होता है कि मतलब हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से। उस फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ये ग्रेविटेशन फोर्स जो होते हैं वो उनके जो प्रोडक्ट मास ऑब्जेक्ट के जो मास होते हैं उसके प्रोडक्ट के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और उसकी जो रेडियस जो होती है उसके रेडियस के भी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके। और ये जो इसको हम लॉ ऑफ ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। अब हमें क्या करना है कि अब ये जो हमने निकाला है ग्रेविटेशन फोर्स का जो अभी फॉर्मूला निकाला था, इसको ये वाला है ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला। अब हमें इसको क्या करना है, मैथमेटिकली क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको पूरा एक डेरिवेशन करना पड़ता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिगर कंसीडर करेंगे। कंसीडर द फिगर गिवन बिलो। इस तरह का आप एक फिगर बनाएंगे। इट डिपिक्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विद मासेस m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली दैट आर d डिस्टेंस अपार्ट। इसमें क्या करेंगे, आप दो ऑब्जेक्ट लेंगे। ये आपने सपोज ए ऑब्जेक्ट ले लिया और ये बी ले लिया। ओके। ये जो ए ऑब्जेक्ट है इसका मास आपने m1 लिया है और इसमें m2 ले लिया है। इसका मास आप चेंज भी कर सकते हैं, कैपिटल M भी लिख सकते हैं, स्मॉल m भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने इस पिक्चर्स में m1 और m2 लिया है। क्लियर। अब क्या होता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को हमने क्या रखा है, डी डिस्टेंस के ऊपर रखा है। क्लियर। अब क्या होता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे को एक फोर्स लगाता है, वो होता है ग्रेविटेशन फोर्स। तो इस ऑब्जेक्ट ए ने बी के ऊपर क्या लगाया है, एक ग्रेविटेशन फोर्स लगाया जिसको हमने एफ ने कह दिया। इसी तरीके से बी जो है वो भी एक ए के ऊपर क्या लगाएगी, ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी, उसको भी आपने क्या दे दिया है, एफ। मतलब उसका नाम, उसको आपने एफ से डिनोट किया है। आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले मतलब इस फिगर से एफ की वैल्यू जो है वो क्या करनी है, डिराइव करनी है। एफ का वैल्यू मतलब एफ का जो फॉर्मूला है वो पुटअप करना है। क्लियर। तो according to the universal law of gravitation, the force between two objects is directly proportional to the product of their mass। जैसे कि हमें पता है कि जो ग्रेविटेशन का जो यूनिवर्सल लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स जो होता है वो उन ऑब्जेक्ट के जो मास जो होते हैं उसके प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। तो इसके हिसाब से क्या हो गया कि एफ जो है वो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स जो होगा वो क्या होगा कि जो पहला ऑब्जेक्ट का जो मास है उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके। इसी तरीके से क्या होगा कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है वो क्या होगा, वो भी क्या होगा कि उसके मास के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि यदि ऑब्जेक्ट का मास जो है ज्यादा होगा तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, और यदि सपोज कम मास होगा, जिस ऑब्जेक्ट का कम मास होगा वो कम फोर्स अप्लाई करेगा। ओके। अब ये मतलब पहला स्टेटमेंट था यूनिवर्सल लॉ का। अब दूसरा है कि द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके अंदर ये है कि मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं कि जो एफ जो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। 1/r² इसलिए लिखा है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो जो डिस्टेंस जो होती है ना उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है और ये जो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो साइन जो होता है वो हम क्या करते हैं, एक जैसा ही लगाते हैं। क्लियर। बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि यदि आप एक चीज कम करेंगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। क्लियर। और इनवर्सली के अंदर क्या होता है, अपोजिट इफेक्ट होता है। यदि आप किसी एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज जो होगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बताया गया कि यदि आपने ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कर दिया, डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन रीराइट देम एज द फॉलोइंग। इसमें क्या हुआ कि अब ये जो दोनों इक्वेशंस जो थी ना ये मतलब
ये जो मतलब तीनों तरह की जो इक्वेशंस थी, इसको हमने क्या कर दिया, एक कंबाइन करके इस तरीके से लिख दिया। ये जो मतलब जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट जो होते हैं जिनका मास क्या है m1 और m2 होते हैं, उनके भी प्रोडक्ट की क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस जो होती है उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब हमने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को क्या कर दिया, कंबाइन करके एक इक्वेशन बना दी है। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशंस जो होती है वो एक मतलब किसको शो कर रही है, तीनों की तीनों इक्वेशन ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर रही है, शो कर रही है। अब हम देखेंगे कि इफ वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी वी गेट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट g एज द फॉलोइंग। ये इसके मतलब जब भी हम कोई मतलब इस तरह का डेरिवेशन करते हैं तो उसके अंदर यदि कांस्टेंट का मतलब प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। और जब हम उसको रिमूव करते हैं ना प्रोपोर्शनलिटी का साइन को, तो हमें क्या लगाना पड़ता है, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट यूज किया है, g कांस्टेंट यूज किया है। यहाँ पे ये जो g कांस्टेंट जो है वो क्या शो कर रहा है कि मतलब ये जो g है, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट g इज आल्सो नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब ये जो हमने मतलब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है तो उसके बाद हमने कौन सा कांस्टेंट लगाया है, g, और इस g को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्लियर। The above equation is the mathematically representation of Newton universal law of gravitation। मतलब ये जो अभी हमने इक्वेशन मतलब प्रूव करी ना, F इक्वल टू जी m1 अपॉन m2 अपॉन r स्क्वायर, ये क्या है, जो न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब इससे आप क्या कर सकते हैं, इस ग्रेविटेशन फोर्स की क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर जितने भी बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आप ग्रेविटेशन फोर्स से रिलेटेड या ग्रेविटेशन कांस्टेंट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इससे आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब आप क्या करेंगे कि आपको यदि इस इक्वेशन से ये जो ग्रेविटेशन फोर्स वाली इक्वेशन जो आप है, इससे यदि आपको ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो किस तरीके से उसका फॉर्मूला निकालेंगे, तो वो हम इसको क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसके अंदर क्या करेंगे कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब f को क्या करेंगे, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने लिख दिया f r स्क्वायर। ओके, और ये g m1 अपॉन m2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे हम 1 लगा देंगे। तो मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब f को r स्क्वायर से करेंगे तो ये एफ आर स्क्वायर, और फिर g m1 m2 को क्या कर देंगे, इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी, ये वाली इक्वेशंस मिलेगी। तो इससे हमने क्या निकाला है कि जो मतलब इस वाली इक्वेशन से ये जो इस वाला फॉर्मूला है उससे हम ग्रेविटेशन फोर्स निकाल सकते हैं, और ये जो फॉर्मूला है इससे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ये जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है इसकी एसआई यूनिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला अब हमारे पास आ गया है। तो एफ जो होता है उसको हम किस में लिखते हैं, न्यूटन में, तो ये न्यूटन लिख दिया। जो आर जो है आप उसको किस में लिखोगे, मीटर स्क्वायर के अंदर लोगे, तो मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। नीचे क्या है, के m1 और m2 आप इसको किस में लोगे, केजी के अंदर लोगे। तो केजी इंटू केजी कितना होता है, केजी स्क्वायर होता है। जब आप इस केजी स्क्वायर को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये केजी जो होगा ना, केजी -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो जी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 होती है। तो आपको क्या पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसकी एसआई यूनिट भी पूछी जाती है। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी जब हमने इसकी क्या निकाली है, जी की वैल्यू निकाली है। जी की वैल्यू आप किससे निकालेंगे, मतलब जी की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ओके, जब आपने इस जी की वैल्यू निकाली तो वो कितनी आई, 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। तो ये वैल्यू जो है वो कौन से साइंटिस्ट ने निकाली थी, हेनरी कैवेंडिश नामक साइंटिस्ट ने निकाली थी। और कौन से ईयर में निकाली थी, 1731 से 1810 के अंदर ये वाली वैल्यू मतलब उन्होंने मतलब निकाली थी। क्लियर। मतलब ये तो उनका पूरा लाइफ टाइम है। तो मतलब बस आपको ये याद रखना है कि जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.673 इंटू 10 की पावर -11, और इसका यूनिट जो है वो आपको जरूर याद रखना है, और ये साइंटिस्ट का नाम जो है वो आपको यहाँ पे जरूर याद रखना है। क्लियर। तो इस तरीके से जो है मतलब आपने यहाँ तक अभी तक क्या किया है, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसको उसका जो फॉर्मूला है वो पुटअप कर लिया है। दूसरा जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू निकाली है, ग्रेविटेशन
कांस्टेंट का एसआई यूनिट निकाला है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की जो है वो वैल्यू निकाली है। ओके, तो ये जो वैल्यू है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू जो जी की वैल्यू जो है ना वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। अगर न्यूमेरिकल्स में आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो ये आपको लर्न करके उस न्यूमेरिकल को आपको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपने क्या लिए हैं, दो ऑब्जेक्ट लिए हैं। एक पहला ऑब्जेक्ट जिसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 और इनके बीच का डिस्टेंस है d, और इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है उसको हम fg से डिनोट करते हैं। और तो जब हम देखते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर होता है। क्लियर? तो और फिर इसके अंदर हमें g की वैल्यू जो है वो पता है कि g की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो मतलब पता कर सकते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स का जो यूनिवर्सल लॉ है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये बहुत जरूरी है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसका जो यूनिवर्सल लॉ है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इससे अब हमने पता चल गया कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या होते हैं, हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मतलब अट्रैक्ट करता है। और ये जो फोर्स जो होता है वो यूनिवर्स के अंदर सारी जितने भी मतलब क्या होती है ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स का यूनिवर्सल लॉ। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है होती है। तो जब हमने ग्रेविटेशन फोर्स पता कर लिया तभी हम ये पता कर पाए कि जो है हम अर्थ के ऊपर मतलब अर्थ से कैसे मतलब जुड़े हुए हैं। इट बाइंड अस टू द अर्थ, मतलब तो हमें ये पता चल गया कि हम अर्थ से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, अर्थ पे क्यों रह रहे हैं, कहने का मतलब। ओके, तो ये इसका रीजन है ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, दूसरा है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। जो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो ही क्या होता है, मतलब मून के मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब किस तरीके से, मतलब मून का मोशन किसके चारों तरफ होता है, अर्थ के चारों तरफ। मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही जो मून जो होती है वो अर्थ के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर काटती है। क्लियर? अगर ये फोर्स नहीं होगा, ये फोर्स नहीं होने का मतलब ये होता है कि मून और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन नहीं होना। जब मून और अर्थ के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा तो मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर नहीं काटेगी। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसकी वजह से जो होती है मून जो होती है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटती है। क्लियर? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। जो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है उसकी वजह से ही क्या होता है, प्लेनेट्स जो होते हैं, सारे प्लेनेट्स जो होते हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्लियर? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून कॉजेस टाइड्स इन सीज ऑन द अर्थ। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही क्या होता है, ग्रेविटेशन मतलब मून के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही क्या होता है, की वजह से ही जो अर्थ जो होती है ना, अर्थ के ऊपर जो सीज होती है उसके अंदर टाइड्स आती है। ओके, तो मतलब अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगा तो वो जो सीज के अंदर जो हाई टाइड और जो लो टाइड होते हैं ना वो नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो अगर सन है तो सन के यदि सन होता है ना तो जो हाई टाइड होती है, जब मून आ जाता है तो क्या हो जाता है, जो टाइड्स जो होती है उसका जो लेवल जो होता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। तो आपने देखा होगा ना सी के अंदर हाई टाइड होते हैं, लो टाइड होते हैं, तो उसके अंदर भी सन और जो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वही क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको मतलब इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मतलब कोई भी आपको एक रीजन पूछ लेंगे कि जो मून जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर क्यों काटता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से काटता है। प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के चारों तरफ क्यों घूमते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूमते हैं। इसी तरीके से जो मतलब सीज के अंदर जो हाई टाइड आती है, लो टाइड आती है, वो सन और मून के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आते हैं। तो ये सब मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये अर्थ आपको दिख रही है। क्लियर? और यहाँ पे क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट, आप सपोज इसको कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे होंगे कि सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहा है, घूम रहा है। ओके, आप ये भी देखेंगे कि जो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब ये अर्थ का सेंटर है, और ये क्या है कि मतलब जब ऑब्जेक्ट का इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना अर्थ से और इस ऑब्जेक्ट का जो बीच का डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। क्लियर? अब ये जो अर्थ है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रही है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी है, उसके बराबर होती है